सिंगापुर एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर बातें बढ़ चढ़कर हुई हैं। भारत ने भी दृढ़ता से पाकिस्तान और चीन को खरी खरी सुनाई है। एससीओ सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की हालिया बैठक को कितना सार्थक मानते हैं? अनिल जी, सबसे पहले हम देखें कि कौन कौन स्टेट्स हैं पहले जी इसमें एससीओ में। जी। अगर आप देखिए, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, जी। 4 तो यही हैं जिनसे हम समझ जाएंगे कि किस तरह की मतभेद और क्या चीज़ें थिंकिंग है। बाकी सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे हैं जो कि मेंबर्स हैं पहले जी। आपको पता ही है कि जब शुरुआत हुई थी तो इसकी तो उसमें सिर्फ 5 ही थे जी। जब शुरुआत इन्होंने शंघाई में हुई थी इनकी मीटिंग, उसके बाद और 1957 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी अपनी की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है जी। और मिले तो यही थे, चाइना, रशिया और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इसमें जो थे साथ में, तो इन लोगों ने किया था। और इन्होंने 2005 से छठा इन्होंने 2006 में किया जब उज़्बेकिस्तान को इन्होंने अपने में इंक्लूड किया। और उसके बाद जो है रेगुलर मीटिंग्स इनकी होती रही। इन्होंने ये भी कहा कि ये इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल सारी चीज़ें अपना कोऑपरेट करना चाहते हैं उसमें। 2007 से इनकी रेगुलर मीटिंग हुई, फॉरेन अफेयर्स की, इकोनॉमिक कमेटी इनकी और फाइनेंस की मीटिंग्स होती रही हैं। ये तो 2017 में आकर के इन्होंने हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को लिया। इंडिया को लिया, आपको पता है रशिया चाहता था और रशिया का एम था बेसिकली टू काउंटर बैलेंस चाइना, कि चाइना इसको पूरी तरह हावी ना हो जाए इस पर। और चाइना ने फिर पाकिस्तान को लिया कि हमारा भी कोई हो इसमें, इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप शुरुआत देखें तो एक व्यू ये कहता है कि चीन ने जानबूझ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया 2 कारणों से। एक तो वो चाहता नहीं था कि रूस जो है, क्योंकि रूस और अमेरिका ये वर्ल्ड पावर्स थे और रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि रूस इतना आगे बढ़ जाए कि चाइना डाउन हो जाए, पहली बात। क्योंकि चाइना तो अपने आप को शुरू से मानता है कि हम ही वर्ल्ड पावर हैं, क्योंकि वो जुंग को बोलते हैं उनका, आप देखिए जो ट्रैंकल है बीच में काट के कहते हैं कि सेंट्रल कंट्री, मतलब वर्ल्ड के सेंटर में है, अपने आप को ये मानते हैं। तो ये मान के वो चल रहे थे। दूसरी चीज़ थी कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने ये बोला था कि जो सेंट्रल एशिया पर रूल करेगा या सेंट्रल एशियन पर कमांड करेगा वो आगे चल कर वर्ल्ड पावर बनेगा। तो इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपने कब्जा तो नहीं कहूँगा बट ऑर्गेनाइजेशन बनाना कि हम जो है रहें यहाँ पर, कि उस थ्योरी में हम आगे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हो भी रहा है चीन अगर आप देखें उस हिसाब से। तो ये जो चीज़ें थी जो इनके साथ चलती रही थी। इसके बाद जो है अगर आप देखिए तो इन्होंने क्या किया है, इसमें नए मेंबर्स कुछ डाले जो ईरान और बेलारूस को, जो लाइकली थे अभी 2023 में उन्होंने बन जाना था, इस वॉर की वजह से हो सकता है थोड़ा सा वो हो, लेकिन ईरान को जिस तरह चीन ने किया और रशिया के साथ है तय है, बेलारूस रूस के साथ ही है, तो उसका भी आना लगभग इस ऑर्गेनाइजेशन में तय है। ऑब्जर्वर स्टेटस इन्होंने अफ़गानिस्तान दिया था, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को। और सरप्राइजिंग बात है कि अमेरिका ने भी अप्लाई किया था ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए, जिसको 2005 में इन्होंने निगेट कर दिया, माना नहीं कि अमेरिका को हम जो है ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये थी ये काफ़ी, मतलब 2005 में इंडिया के आने की तो काफ़ी पहले की बात है। डायलॉग पार्टनर इन्होंने सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट ऐसे करके तकरीबन 9 देशों को बना रखा है, जो कि धीरे धीरे उनको भी ये मिडिल ईस्ट को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते थे कि वहाँ भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि वही जगह हैं जहाँ पर कि अमेरिका और बाकी जो है अपना करना चाहते थे। तो ये जो चीज़ें थी जिन्होंने ये लिया अपने उसमें। बाकी जो देश हैं जैसे बांग्लादेश, सीरिया, यूक्रेन, इनको भी इन्होंने, इजराइल को लिया। लेकिन बेसिकली जो ये इनका एम था, जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमी और ये जो सेपरेटिज्म है, इन सब चीज़ों के बारे में, एक्सट्रीमिज़म के बारे में सेंटर्ड रहना चाहते थे कि ये चीज़ें
नहीं हो। लेकिन थोड़ा इसमें मैं ये कहूँगा कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। आप देखिए क्या पाकिस्तान हम कह रहे हैं कि टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, जी सब जानते हैं दुनिया में, अमेरिका से लेके कई जगह कितने उसके यूएन ने भी किया है उनके लोगों को जो है और वही नहीं 2-3 में तो आपको पता है कि चीन ने रोक भी लगा दी थी। तो अब ऐसे लेकर के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? रूस का हम और यूक्रेन का हमने देख ही लिया, चीन का हम अपने ऊपर भूटान के साथ देख रहे हैं जी। तो ऐसी चीज़ें देख करके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि इतनी जल्दी अचीव, हम आगे चल के देखें क्या अचीवमेंट्स हैं, तो ये जो एम है इतनी जल्दी अचीव नहीं होने वाला है अगर जिस हिसाब से चलना है उसमें चलने लगे तो। हालांकि इन्होंने कई चीज़ें और डाली, इन्फो वॉरफेयर, साइबर के ऊपर कोऑपरेशन करना टेररिज्म का था ही, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्होंने बेसिकली 2006 के बाद शुरू किया अपना। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम अगर ये देखें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि आप देखिए ज्योग्राफिकली देखिए अगर, तो मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल एशिया उस पर और मिडिल ईस्ट में, पहले सेंट्रल एशिया फिर मिडिल ईस्ट में, और नेबर्स को साथ में रख करके उनको थोड़ा सा जी अपने साथ रखना, एक ये वो था। और आई थिंक ब्रेगेंजीज करके एक थे जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बहुत पहले 19वीं सदी में ही कहा था कि जो सेंट्रल एशिया पर डोमिनेट करेगा वो वर्ल्ड डोमिनेट करेगा। तो हो सकता है वो चीज़ सही आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि ये जो ये इलाके हैं इसमें दुनिया का 60% पॉपुलेशन है पॉपुलेशन वाइज, और तकरीबन 40% या उससे ज़्यादा, 42% या उससे ज़्यादा ट्रेड जो है इन कंट्रीज़ में है। तो ये जो चीज़ें हैं 2-3 ये भी हमारी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इम्पोर्टेंस देता है इस ऑर्गेनाइजेशन को जी, कि चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कुछ कर सकता है। तो ये जो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने अगर देखा जाए कि अभी तक अचीव किया हुआ है, हालांकि एम था कि एक प्लेटफॉर्म तो है जहाँ पर मिल बैठ करके बात कर सकते हैं एटलीस्ट, या एक दूसरे को 1-to-1 की जगह दूसरे के साथ मिल करके भी समझा सकते हैं। एक ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि मददगार उसमें भी साबित हो सकते हैं दूसरे लोग, तो ये आ सकते इसके साथ। लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल में भी एससीओ का एक इंटर बैंक कंजोर्टियम बनाया था, 5-6 बैंक मेंबर कंट्रीज़ को मिलके कंजोर्टियम था कि जिससे कि ये लोग जो ट्रेड जो है जो अभी डिपेंडेंसी वेस्ट के ऊपर है वो कम हो जाए, वो भी इन्होंने किया था। उन्होंने दूसरा जो थे जॉइंट कैपेबिलिटी फॉर इंट शेयरिंग भी बनाई थी, और जॉइंट एक्सरसाइजेज तो कर ही रहे हैं, कर रहे थे, हम भी करते रहे हैं चीन के साथ, बाकियों के साथ, हर एक देश के साथ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सबके साथ हमने किया है, तो भी ये चलता रहा है। जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी चलते रहे हैं हर एक कंट्रीज़ में, तो मतलब कुछ चीज़ें तो चली हैं जी। लेकिन कितना टेक ऑफ की हैं जी, वो थोड़ा सा उस लेवल पर नहीं आया है जितने पर कि ये होना चाहिए। तो ड्रॉबैक्स वही हैं कि आइडियोलॉजी जो हैं मिलती नहीं है सबकी जी, सब अपने अपने उसमें रख रहे हैं जी। और मैंने 4 का तो बोल ही दिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया को देख लीजिए आप जी, कि कितना वो है। दूसरा जो है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी ही कहना पड़ेगा, चीन को देखिए और रूस को देखिए जी, तो एक वो भी है जी। और पाकिस्तान देखें तो वहाँ तो ना डेमोक्रेसी है ना ऑटोक्रेसी है, कहीं नहीं है, बीच में मिलिट्री क्रेसी है, जो भी कहिए वही लेके चल रहे हैं वो जी। तो एक वो चीज़ है आ जाती है बीच में। फिर जो है जो एंटी टेरर मेजर्स हैं उसके ऊपर ही बहुत डिफरेंस है। हिंदुस्तान का देखिए, पाकिस्तान का देखिए, चीन का देखिए, हम बात कर ही चुके हैं जी कि कितना निगेट करता रहा पाकिस्तान, चाहे वो और इवन ओसामा बिन लादेन तक का निगेट करता रहा, लेकिन हुआ क्या जी, सब कुछ वहाँ हुआ। अफगानिस्तान में जब तालिबान आ गए तब पता लगा कि सब कुछ वहीं से हो रहा था जी, पाकिस्तान कर रहा था जी। और चीन भी उइघर्स के साथ वो कर रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, ना आने दे रहा है, और यूएन में वो जो है वीटो लगाता रहा जब इंडिया ने नाम दिए वहाँ पर जी। और यही चीज़ उठाई हमारे यहाँ, हमारे एनएसए ने आज जी। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं,
और ये जो मीटिंग अभी 29 को हुई जी। हुई है, इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑनलाइन जी पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया, ये जी। भी एक जी। ठीक बात है कि जी। वहाँ पर किया उन्होंने। लेकिन जो इश्यूज हैं, जो अजीत डोभाल जी की बात की आपने कि जो हमारे एनएसए ने बोला, जी। उन्होंने 2-3 चीज़ें, मैं सिर्फ 3 चीज़ों पर वो डालना चाहूँगा। पहले बात, उन्होंने आपको डेवलपमेंट बोला, कनेक्टिविटी बोला, चैलेंजेस जो बोला जो हमारे सामने हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जो उन्होंने बोली। लेकिन इनडायरेक्टली जो 3 चीज़ें उन्होंने बोली, इंक्लूडिंग यूक्रेन वॉर पर, कि मेंबर स्टेट्स को जो है मिलिटरली एक्शन पर नहीं आना चाहिए, जी। और बहुत ज़्यादा और दो अपने जो एक दूसरे की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसमें उसके ऊपर जो है दखल नहीं देना चाहिए। जी। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों के लिए, पाकिस्तान चाहने के लिए कि भाई ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है, जी। जी। उन्हीं के ऊपर ये मैं डायरेक्ट कमेंट लेता हूँ, जी। जो कि एक जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स मे भी रशिया के लिए भी एक उनका है। दूसरा जो है, उन्होंने ये भी बोला कि कहीं भी यूनिलैटरली मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगेन चाइना और मैं कहूँ तो रूस के लिए जी। कि सीधा जो है आप मिलिट्री एक्शन, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी जो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उन्होंने टेररिज्म जो है कंडेम किया सारे फॉर्म्स में, जी। हर एक में। और उन्होंने ये बोला कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस समय हो रही है वो टेररिज्म फाइनेंस हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर से पैसे ले रहे हैं और टेररिस्ट को पैसे दे रहे हैं, मतलब टेरराइज करके पैसे ले रहे हैं और टेररिस्ट को पैसे दे रहे हैं। तो ये भी जो है एक चीज़ जो बड़ी है, जो कि जिस पर कंट्रोल और लगाम लगनी चाहिए। जी। दूसरा जो उन्होंने बोला कि अगेन डायरेक्टली उन्होंने मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा सीधा उन्होंने कहा जितने मेंबर स्टेट्स हैं, यूएन रिजोल्यूशंस जो भी हैं टेररिज्म पर, उस पर जो है उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। जी। चीन के लिए एक तरह से देखा जाए तो सीधी सादी सपाट शब्द में बोला गया कि भाई ये यहाँ पर आप कुछ और बात करते हो, ये हमारा एंटी टेररिज्म है, वहाँ जो है कुछ और होता है। बिल्कुल। तो एक उन्होंने इनडायरेक्टली वहाँ भी बोला। और फिर उन्होंने जो एक बड़ी बात बोली अच्छी, जो रोड कनेक्टिविटी के बारे में, जो इंडिया ने भी ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है, अगर आपको याद होगा, जिसको इन्होंने बोला है जो इन्वेस्टमेंट है रोड कनेक्टिविटी पर, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, कंसल्टेटिव होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी। बीआरआई के बारे में डायरेक्ट बोला गया है कि ये चीज़ नहीं थी। जी। आपने किसी से अलग बात की, पाकिस्तान से अलग बात की, हमसे कुछ और कह रहे थे, दूसरे कुछ और कह रहे थे, और कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पार्टिसिपेटरी नहीं थी, हर एक की अलग अलग हुआ। तो ये चीज़ भी उन्होंने बोला। और दूसरी जो इन्होंने बोला, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इन्होंने बोला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मेनली इंडिया ने किया है रशिया के साथ। जी। कि ये इसमें 3 स्टेट्स इन्वॉल्व थे जब ये शुरू हुआ था 2002 में, इंडिया, ईरान और रशिया। और इंडिया था, अभी हमारा ट्रेड जो है थ्रू सुएज कैनाल होता है मैक्सिमम रशिया के साथ। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो ये लेने से हमारा जो है चाबहार के थ्रू सीधा जो है डायरेक्ट इनकी मतलब काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, तकरीबन बाई 50%। टाइम, कॉस्ट और एफर्ट जी। सारा रिड्यूस हो जाएगा अगर ये रूट बन जाता है रशिया के साथ। और यही नहीं, बाद में और देशों को भी जोड़ा गया, जिसमें अभी जो है हिंदुस्तान ने 13 देश मिल चुके हैं इसमें, जी। इस कनेक्टिविटी के लिए। और एक कनेक्टिविटी हो जाए तो वही जो मैं पहले कह रहा था, ये यूरेशिया के थ्रू जाएगा। तो हो सकता है हिंदुस्तान भी जो वर्ल्ड पावर बनने का सपना देख रहा है, यूरेशिया के थ्रू अगर है पॉसिबल, तो ये भी एक तरीका है यूरेशिया में जाने का। और इसमें जो है इन्होंने ट्रांजिट टाइम से लेकर हर एक टाइम जो है कम हो जाएगा। इसमें शिप, रेल और जो रोड नेटवर्क्स हैं सारे मिलके हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने इसमें कही है, और ये जोर दे के कहा है कि जो ये INSTC है, इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इस पर जो है हिंदुस्तान स्ट्रेस देना चाहता है, जोर देना चाहता है, इसको आगे बढ़ाना चाहता है। जी। इसका मतलब कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का एक तोड़ जो है करेंगे। जी। करना चाह नहीं रहे हैं, करेंगे, बड़ा सीधा बोला। और जो काफ़ी पहले, आपके यहाँ 2 साल पहले कहीं अमेरिका ने प्रपोज किया था एक इंटरनेशनल नेटवर्क BRI के आगे की खिलाफ कि हम अफ्रीका तक करेंगे, ऐसा जो टेक ऑफ नहीं कर पाया जी। उनका। जी। तो ये एक 3 चीज़ें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है।
और मेरे ख्याल से इस पर जो बाकी कंट्रीज हैं, खास करके जिनका मैंने नाम लिया, चीन, रशिया, पाकिस्तान, उनको भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान अब ऐसे बैठा नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि इस बार हिंदुस्तान के पास है इसकी प्रेसिडेंसी, तो इसमें भी जैसे G20 में कर रहा है, यहाँ भी जो है वो सबको लेके चलेगा। तीनों चीज़ें जो बोली सामने बोल के कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी और बाकी जो पार्टिसिपेटरी है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक 3 बहुत महत्वपूर्ण जो है बात हुई है इसके अंदर। और अगर इन बातों पर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान जिस तरह चलने के पूरे मूड में है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है आगे जो देश बाकी आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हिंदुस्तान के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। जी बिल्कुल सर। और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में आपने खासतौर पे भारत भूटान के जो संबंध हैं ऐतिहासिक, उन पर आपने विस्तृत प्रकाश डाला है। आपने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कहाँ पे कमियां हैं और कैसे हम दूसरी तरफ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हमारी पास इच्छा शक्ति भी है आगे बढ़ने की। और आपने वो बताए भी पूरा विस्तार से कि कौन कौन से और तोपें हमारे पास आने वाली हैं या किन पर काम चल रहा है, और ख़ासतौर पे खालिस्तानी तत्वों के पीछे जो साजिश रहती है इस पर भी आपने आज के कार्यक्रम में जानकारी दी। और SCO सम्मेलन जो हुआ है उसने एक चीज़ साफ दर्शाई है कि भारत मीठी मीठी बात भी करता है लेकिन खरी खरी भी सुनाता है। तो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के जरिए भी हमारे पाठकों दर्शकों के बहुत सारे जो सवाल हैं उनके उत्तर मिले होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही सर। आप इस कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल विस्तृत खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभासाक्षी.com। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।